Hello guys, welcome to Bliss Academy. My name is Umesh Dave. Today we are going to start standard 10th science chapter 1 chemical reactions and equations. ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन. तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि जो हमारे रोज़ बरोज़ की लाइफ होती है उसमें जो भी कोई चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है वो हमें देखना है. हालांकि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है उसका मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे चेंज है वो केमिकल चेंज ही लिखे हैं. तो कौन कौन से केमिकल चेंज है जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं वो हम देखते इधर. कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. तो गर्मियों के समय में जब रूम टेम्परेचर में हम दूध को रखते हैं तो दूध में क्या होता है, दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है. तो क्या हो रहा है वहाँ पे, केमिकल चेंज हुआ ना. तो लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड बना तो क्या हुआ, उसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा और इसी के कारण ये केमिकल चेंज भी हुआ है. सेकंड है कि एन आयरन तवा पान नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कोई भी लोहे की चीज़ हम रखेंगे तो क्या हो जाता है, उसको जंग लग जाती है, हमें पता है. तो ये भी क्या है, आयरन को जंग लगना जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है. फूड इज़ कुक्ड, हाँ हम जो खाना पकाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो जो खाना पचता है वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल चेंज ही है. वो हम लाइफ प्रोसेस में आगे बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना कैसे पचता है, वो सब देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि ये फूड का डाइजेशन है उसको हम केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं. फिर है रेस्पिरेशन. तो वी रेस्पायर, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में हम वो भी पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो भी एक केमिकल चेंज है हमारी बॉडी में. इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज. तो ऊपर जितनी भी सिचुएशन देखी उसमें क्या हो रहा है कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस था उसकी आइडेंटिटी ही बदल रही है. कहीं ना कहीं वो जो चीज़ थी वो कुछ अलग ही चीज़ बन रही है. जैसे कि पट्टे पट्टे हमें दूध पीने का मन हुआ तो हम मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, तो मम्मी दूध गर्म करके दे देगी मस्त. लेकिन फिर हम बोलेंगे कि नहीं अब दूध नहीं पीना है, दूध का दही बना दो, तो मम्मी दूध का दही बना देगी. लेकिन फिर हम बोलेंगे कि दही में से नहीं अब दूध बना दो, तो वापस क्या दही में से दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना. तो केमिकल चेंज भी ऐसे होते हैं कि जो वापस अपना मेन जो सब्सटेंस था ना वो हमें नहीं मिल सकता है. मतलब कि जो नया सब्सटेंस बना उसका जो फॉर्म है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सब चेंज हो जाएगी. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि क्या फिजिकल चेंज होता है, क्या केमिकल चेंज होता है, ये सब हमने देखा है. Whenever chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. तो जब कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तभी केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज हो रहा है तब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन. अभी इतना समझ में आया कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. तो हम आगे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो कैसे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हुआ है. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. एक्टिविटी 1.1 है हमारे पास. इसमें क्या है कि एक्टिविटी में हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना है. इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ये टीचर्स की असिस्टेंस के अंडर ही होनी चाहिए. चलो देखते हैं ये एक्टिविटी 1.1 क्या है. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper.
हमें 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेनी है और मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से क्लीन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो हर जगह पे होता है, तो वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में भी रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको हमें रिमूव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमें ये सैंड पेपर से उसको पहले क्लीन करना है। अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है हमारी वो इजीली जलेगी नहीं। तो इसी के कारण हमें उसको सैंड पेपर से रब करके क्लीन करना है। सेकंड पॉइंट है कि हाउ होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। इसको पेयर ऑफ टंग से पकड़ना है, फिर उसको जलाना है स्पिरिट लैम्प के नीचे, या फिर बर्नर भी ले सकते हैं। एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। अब हम इस मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे। यहाँ पे ये फिगर दिया है, उसमें देख सकते हैं कि अगर ये मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो क्या होगा, उस मैग्नीशियम रिबन का वाइट पाउडर बन जाएगा। उस वाइट पाउडर को हमें वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। तो जब भी ये प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे हैं या स्कूल में करवाए, तब आपको ध्यान रखना है कि हमें जलती हुई मैग्नीशियम रिबन को जितना हो सके उतना हमारी आँख से दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ना, तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलेगा, मतलब कि उसकी फ्लेम होगी वो वाइट होगी और बहुत ही ब्राइट फ्लेम होगी। इसीलिए हमें यहाँ पे बताया था कि उसको जितना आँख से दूर हो सके उतना दूर हमें रखना है। क्या, क्योंकि हमारी आँख इससे ख़राब हो सकती है। और वो जो मैग्नीशियम रिबन थी वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट भी हो जाती है, मतलब कि जब हम उसको जलाएंगे तो जो उसकी एस होगी वो वाइट पाउडर होगी। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने जलाया था क्या, मैग्नीशियम, और हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कैसे बना, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये क्या हुआ, तो हमने ये जो मैग्नीशियम था उसको जलाया। जलाने का मतलब क्या है, कंब्यूजन करना किसी भी चीज़ का, उसका मतलब है कि उस चीज़ को हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमने मैग्नीशियम को जलाया, मतलब कि हमने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था, हवा में जो ऑक्सीजन था, उसके साथ में इसको रिएक्शन करवा। तो मैग्नीशियम में से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हम आगे देखेंगे कि ये जो रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसका हम केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे आगे कि कैसे लिखना है। पहले हम एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 उसमें क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब कि लेड नाइट्रेट को जब हम वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमारा वो होगा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब ये जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है हमने, उसके अंदर हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हमें उसके अंदर डालना है। किसके अंदर, ये जो हमने पहले लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया है ना, उसी के अंदर हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें देखने को मिलेगा कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो गए, उसके बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट दो नए सब्सटेंस बन जाएंगे। और जो लेड आयोडाइड होगा, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है PbI2, और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। तो लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का होगा और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। प्रेसिपिटेट मतलब कि जो रिएक्शन हुआ है वो वहाँ पे दोनों सॉल्यूशन किस में बनाए थे, हमने पानी में बनाए थे। तो जो हमारा PbI2 होगा, PbI2 मतलब कि लेड आयोडाइड, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा और इसके कारण वो नीचे बैठ जाएगा, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है ना उसमें, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बचता है उसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। समझ में आई तो ये एक्टिविटी। तो फिर है एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। अब कोई कॉनिकल फ्लास्क मतलब जैसा यहाँ पे जो है ये इसको हम कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं पूरा। तो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमें या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है, मतलब कि जिंक के टुकड़े लेने हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स लिए है उसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 दोनों में से कोई भी डाइल्यूट एसिड को हमें अंदर डालना है। अब डाइल्यूट एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें थोड़ा पानी मिला देना है, तो इसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखी गई है, हैंडल द एसिड विथ केयर। तो अगर हम कोई भी एसिड के साथ में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें उसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एसिड हमारे हाथ को जला सकता है। और आगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी हम देखेंगे कि एसिड को हम डाइल्यूट करना है तो कैसे करना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए या एसिड में पानी मिलाना चाहिए, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो क्या जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास में कुछ हो रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स है ना उसके आसपास में से कुछ बबल्स बने हैं, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। एंड टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। फिर हमें कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब जो भी है हमारे पास जिसमें भी हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसको हमें टच करना है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, तो उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ये कैसी रिएक्शन होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है ना वो गर्म हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हुआ है ना उस रिएक्शन में एनर्जी मिलती है हमें। वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। लेकिन अभी आप समझने के लिए ये समझो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि जब भी रिएक्शन में एनर्जी मिले हमें तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके आसपास में जो बबल्स दिख रहे हैं हमें, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क होगा पूरा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, थोड़ा हॉट हो जाएगा। और ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रहा है यहाँ पे। तो समझ में आई ये एक्टिविटी। इसमें क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स और उसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। इवोल्यूशन मतलब कि कोई भी गैस का निकलना। यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, हमने ऊपर जो 3 एक्टिविटीज़ देखी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखी, एक मैग्नीशियम को जलाया, सेकंड कौन सी देखी हमने, सेकंड वाली ये देखी, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में हमने रिएक्शन करवाया। और थर्ड एक्टिविटी कौन सी देखी हमने, कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला था। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमें क्या देखा, हमने देखा, और हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हम तीनों एक्टिविटी के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि नीचे जो यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 पॉइंट, उसमें से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रही है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट लिखा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर ये 4 में से एक या पूरी चारों के चारों ये कोई भी, और एक और भी है इसमें कि प्रेसिपिटेशंस, अगर प्रेसिपिटेशंस भी होता है तब भी, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है ये अगर हमें देखने को मिलती है कोई भी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब क्या है कि सॉलिड में से लिक्विड बन जाना या लिक्विड में से गैस बन जाना। समझ में आ रहा है, उसको हम चेंज इन स्टेट बोल सकते हैं। फिर है चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर भी हो सकता है। तो जैसे हमने पहले देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है मैग्नीशियम। और उसका पाउडर कैसा मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर कैसा मिला, वाइट कलर का पाउडर मिला।
फिर यहाँ पे जो हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया था उसका रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, हमें प्रेसिपिटेशंस भी मिले ना, किसके, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेशंस भी मिले। और लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेशंस है वो कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे। तो यहाँ पे भी चेंज इन कलर हुआ क्योंकि ये जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस था और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन था वो तो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन होंगे, उसमें से हमें ये येलो कलर का सॉल्यूशन मिला है, सॉरी येलो कलर का प्रेसिपिटेशंस मिला है। तो ये चेंज इन कलर भी हुआ। फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये जो थर्ड एक्टिविटी हमने देखी है अभी, जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला या सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें हमें देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो हमारा फ्लास्क होगा, कोनिकल फ्लास्क, वो जल जाएगा थोड़ा, जल जाएगा मतलब कि गर्म हो जाएगा थोड़ा। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ उसमें। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. तो हम बोल सकते हैं ये जो चेंज हो रहा है उसमें, ये जो 4-5 चेंज हमने देखे, उस चेंज को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकते हैं कि हमारी आसपास में रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चेंज है जिसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representations in this chapter. तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है उसको हमें लिखना है तो हमें 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा, फिर उसका हम वर्ड इक्वेशन भी बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर से उसका हम सिंबल लिखेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम है, उसको हमने जलाया तो वो लिखने बैठेंगे तो 2 लाइन पर 2-3 लाइन बन जाएगी ना, लेकिन उसको वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उसका हम सिंबल लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो ये बहुत ही शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हमारा 1.1 शुरू हो रहा है पार्ट, उसमें है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो एक्टिविटी 1.1 की थी कौन सी थी वो, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था वो। तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कवर्ड टू मैग्नीशियम, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो ये जो हमने बोला कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। वो सेंटेंस कितना लंबा हो गया, लेकिन इसको हमें अगर शॉर्ट में लिखना है तो इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो उसको हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबोव रिएक्शन वुड बी, तो जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा उसका वर्ड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स, ये जो एरो है यहाँ पे एरो बता रहा है ना हमें, ये जो एरो दिया है हमें वो कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट गिव्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस है, ये जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो क्या है, वो रिएक्टेंस है। और 2 रिएक्टेंस मिलके क्या बनी, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बनी ना। तो ये रिएक्टेंस है और रिएक्टेंस दोनों रिएक्टेंस मिलके क्या बन रही है, हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही है, इसे हम बोल सकते हैं। तो हम ऐसे इस इक्वेशन को रीड कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला हमें वो है हमारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। दिस substances that undergo chemical change in the reaction 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो रिएक्टेंस है कौन सा है, तो जो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे केमिकल चेंज किसका हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, वो दोनों आपस में मिलके कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं ना, तो केमिकल चेंज इन दोनों का होगा।
और कुछ नई प्रोडक्ट बनेगी, वो क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 वो कौन से है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है। एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। तो नया सब्सटेंस कौन सा बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस बना ना केमिकल रिएक्शन के कारण, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये समझ में आया, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट्स को किसको बोलते हैं, ये सब। ओके, a word equation show change of reactants to products through an arrow placed between them। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है वो हमें क्या दिखाता है, वर्ड इक्वेशन दिखाता है रिएक्टेंट्स का चेंज होके कुछ प्रोडक्ट्स नया हमें मिल रहा है। वो किसके थ्रू बता रहा है, एरो के थ्रू बता रहा है। और एरो हेड जिस तरफ होगा वो हमें दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट बन रही है। तो ये सेंटेंस समझ में आया, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये जो एरो रखा है ना हमने रिएक्शन के बीच में, दो पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो है, ये एरो हेड हमें क्या दिखाता है, एरो हमें दिखाता है कि ये जो दो रिएक्टेंट्स है उन दोनों के बीच में कुछ केमिकल चेंज हुआ और उसके थ्रू हमें पूरी नई एक प्रोडक्ट मिली। और ये पूरा जो फिनोमेना हुआ उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। The reactants are written on the left hand side LHS with a plus sign between them। तो जैसे मैथ्स में हम लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS, ऐसा ही यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एरो होता है। तो ये जो LHS है, ये LHS है हमारी। तो LHS में हम 2 या 3 जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे तो उन सबको आपस में प्लस साइन से दिखाएंगे। और अगर प्रोडक्ट भी हमारे पास एक से ज़्यादा होगी, 2-3 प्रोडक्ट्स होगी, तो उसको भी हम प्लस साइन के थ्रू ही दिखाते हैं। तो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइंस बिटवीन देम एंड आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइंस बिटवीन देम। तो अभी मैंने यहाँ पे तो क्या है, 1.1 में सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होती तो हम उसको आगे भी प्लस करके कुछ और लिख सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट में यहाँ पे प्लस लिखा है, ऐसे प्रोडक्ट में भी यहाँ पे हम प्लस लिख के दिखा सकते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो एरो हेड है, एरो का ये एरो हेड है, ये टेल है और ये हेड है। तो ये जो हेड है हमारा, ऐसा जो एरो होता है इसका ये हेड बोलते हैं। तो एरो हेड क्या दिखाता हमें, डायरेक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में से ये हमारा प्रोडक्ट्स बना, ऐसे ये उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा आइडिया आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। तो ये तो हमारा वर्ड इक्वेशन था। अब है वैरायटी ऑफ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन लिखने का कोई दूसरा भी शॉर्ट तरीका है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम वर्ड के बदले केमिकल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ये जो हम इक्वेशन लिख पाएंगे ना, केमिकल इक्वेशन, वो मोर कंसाइज होगा और यूजफुल भी ज़्यादा होगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वही वो रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, मतलब कि उसका सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का है O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO। तो O2 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है O है, ऑक्सीजन का सिंबल है O, लेकिन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2। तो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में ही मिलेगा। वो अकेला ऑक्सीजन का एक एटम नहीं होगा, वो O2 ही होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हमें H2 फॉर्म में ही मिलेगा, नाइट्रोजन है तो वो भी हमें N2 फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे O2 लिखा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम इस केमिकल इक्वेशन को हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का है Mg, ऑक्सीजन का है O2
और मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Mg प्लस O2 इट गिव्स अस MgO। तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन हो गया। ये है Mg प्लस O2 इट गिव्स अस MgO, ऐसे हम लिख सकते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इक्वेशन 1.2 है हमारा, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, मतलब LHS एंड RHS है, उसमें हमें जितने भी एलिमेंट है ना, उस सब एलिमेंट को काउंट करना है और कितने नंबर्स में है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो Mg मैग्नीशियम कितना एलिमेंट है, एक ही एटम है ना मैग्नीशियम। और राइट हैंड साइड पे वहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, O2, मतलब ऑक्सीजन 2 है। और राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन केवल एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई ना, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम है वो LHS में ज़्यादा है और RHS में कम है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन था जो, उसका जो मास ऑक्सीजन के एटम थे, ये दोनों जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितना है, केवल 1 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है ना। हाँ, और बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस इक्वेशन क्यों नहीं है? बिकॉज मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब दोनों तरफ हम इसका मास फाइंड करेंगे तो Mg प्लस O2 का मास और MgO का मास अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो क्या होगा कि रिएक्टेंट का मास है वो ज़्यादा था और जो प्रोडक्ट मिली उसका मास कितना हो गया, थोड़ा कम हो गया ना। हाँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो मास है वो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने ये इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे जो लिखा है इक्वेशन, वो इक्वेशन हमने लिखा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये कैसा इक्वेशन हुआ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। तो इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है 1.2, ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये किसका इक्वेशन हमने लिखा है, फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर से आपको समझा देंगे। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में इनमें से बैलेंसिंग वाला 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो ये टॉपिक थोड़ा और इम्पोर्टेंट भी हो गया है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। और अगर आपको नेक्स्ट 10th के बाद में अगर करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला है, ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंसिंग कैसे करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।